वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, उनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस और वहीं पे उनकी बैलेंस शीट के की रेशोज़ को समझेंगे, वैल्यूएशंस वगैरह को देखेंगे और वहीं पे अगर हो सकेगा तो हम लोग उसको एनएससी के साथ भी कंपेयर करेंगे और बाकी सारी चीज़ें, बाकी पूरी बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी रही है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे कुछ आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से और जानेंगे उसके पूरे बिजनेस के बारे में और आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें और आने वाला ग्रोथ आउटलुक क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जो कि ऑटोमेटेड मार्केट टिकर है, जहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से ऑटोमेटेड बेसिस पे न्यूज़ फीड आती है, CNBC हो या ET ना हो, सभी जगह से यहाँ पे एक साथ न्यूज़, सारी कॉल, ब्रोकरेज रिपोर्ट सब आ जाती है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, नहीं तो सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे। चलिए, सबसे पहले हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैं फटाफट से कुछ हाइलाइट्स दे देता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू रहे हैं वो 8.7% से बढ़े हैं। अगर आप देखोगे ये टोटल रेवेन्यू है। अगर आप इसको YOY बेसिस पे कंपेयर करते हो या Q-on-Q बेसिस पे कंपेयर करते हो तो कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे पिछली बार से बढ़े हैं। 17,000 लैक्स कंपनी का रेवेन्यू है। वहीं पे अगर आप EBITDA की बात करो तो 267% से इनका EBITDA बढ़ा है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 840% से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप ये देखोगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही है वो ऐसी रही है कुछ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहाँ पहले कंपनी लॉस में थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखते हो तो ये ऐसी परफॉर्मेंस रही है। इसके पीछे क्या रीज़न थे, पिछली बार यहाँ पे लॉस में क्यों थी? तो बेसिकली यहाँ पे पिछली बार जो था ना वो टैक्स एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था। 818 रुपये का जो टैक्स एक्सपेंस था प्रॉफिट के अगेंस्ट में, वो बहुत ज़्यादा था। बेसिकली कुछ प्रोविजंस वगैरह थे, उसके कारण इम्पैक्ट आया था और ये सारी चीज़ें थी। बट अभी आप देखोगे तो एक बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। अच्छा, कैश फ्लोज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे ख़राब रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड अगर आप देखते हो स्टैंड अलोन बेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक रही है, ठीक है। तो कैश फ्लोज अफेक्ट हुए हैं, बट कंपनी ने यहाँ पे 21 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वहीं पर अगर अपन देखें थोड़े बहुत यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है बैलेंस शीट के अंदर भी, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, अगर यहाँ पे अपन देखेंगे तो एक तो यहाँ पे है ना कंपनी ने किया है थोड़ा बहुत सेबी के यहाँ पे रूल्स रिकॉर्डिंग के कारण वहाँ पे कंपनी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोविजंस वगैरह बनाए थे। 4% अपना यहाँ पे CDSL के अंदर स्टेक बेचा था, जो कि करीबन 3204 लैक्स का था। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनी ने एक यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह भी किया है सेबी के साथ, जिसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ हुई है। अगर आप देखोगे तो 595 जो एक सेबी के साथ यहाँ पे कोई चल रहा था उनका ISF का, इन्वेस्टर सर्विस फंड में, और IPF में जो पैसा डालना होता है उसके रिगार्डिंग कुछ चल रहा था, तो वो वहाँ पे अभी कंपनी ने जो पैसा डाला था वो ज़्यादा था, तो यहाँ पे अभी वो वापस राइट बैक कर लिया गया 595 लैक्स का। और वहीं पे यहाँ पे थोड़े बहुत इंटेरोपरेबिलिटी के यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे प्रॉब्लम्स थे। फिर कंपनी ने यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम में भी थोड़ी बहुत चेंजेस किए थे और जिसके कारण यहाँ पे कंपनी ने ये फ्लोबैक अगर आप देखोगे तो 1812 लैक्स का जो यहाँ पे अगर आप देखोगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे एक्सेस रिटर्न बैक हो गया था और वो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे मोर ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी के यहाँ पे नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो यहाँ पे कंपनी की करीबन रही है 2,51,000 लैक्स रुपीज़ रही है। और वहीं पे पिछली बार से अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्टेबल ग्रोथ है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम बोरोइंग्स की बात करें, कंपनी के एज सच कुछ बोरोइंग्स नहीं है। अगर आप देखोगे अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है 941 और थोड़ी बहुत मिला के 1238 लाख की करीबन लाइबिलिटीज़ है। फिर करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है अगर आप इसे को कंपेयर करते हो तो उसमें भी मेजर लाइबिलिटीज़ है, फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये सारी जो है ये बेसिकली आई थिंक बिजनेस रिलेटेड होंगी। बट यहाँ पे कैश बैलेंस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो करंट एसेट्स में अगर आप देखोगे तो लगभग बैंक बैलेंस भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैश एंड कैश बैलेंस भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि ये ओवरऑल जो कंपनी है ये डेब्ट फ्री है, ठीक है ना। लगभग आप देखो करंट लाइबिलिटीज़ और जो कैश है वो यहाँ पे बराबर है, ठीक है। बाकी जो ये परफॉर्मेंस थी ना ये एकदम स्टेबल रही थी और यहाँ पे इसके कारण थोड़े बहुत शेयर प्राइस में एक चढ़ाव देखने को मिला था और इसी के साथ एक CDSL में भी यहाँ पे चढ़ाव देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हमने आ जाते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। चलिए, तो ये है BSE की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है। इसमें मेन जो है आशीष चौहान है जो MD और CEO है, और बाकी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट टीम है और सभी को काफ़ी एक्सपीरियंस है। अच्छा, BSE क्या क्या करती है? देखो, BSE है ना बहुत सारे बिजनेस में है, ठीक है, जैसे NSE भी बहुत सारे बिजनेस में है। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट काम है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, इक्विटी, डेब्ट और इन सब की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और क्लियरिंग इनकी एक सब्सिडरी है इंडियन क्लियरिंग, जो इंडियन कॉर्पोरेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो इनकी एक सब्सिडरी ICCL। फिर यहाँ पे सर्विसेज देती है कॉर्पोरेट को, जैसे लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, इक्विटी, डेब्ट, म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग, कॉमर्शियल पेपर की लिस्टिंग। अदर सर्विसेज क्या होती है? डेटा फीड। डेटा फीड मतलब अगर आप देखोगे ना बहुत सारे यहाँ पे टेलीग्राम और है ना बहुत जगह है ना बोट लगे हुए, स्क्रीनर वगैरह जो होते हैं ना, तो मतलब डेटा फीड का मतलब होता है BSE अपने जैसे एंजल ब्रोकिंग पे आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको शेयर प्राइस दिखती है, वो सारा जो डेटा आता है ना वो BSE और NSE से आता है, तो वो प्राइस कितनी दिखानी है, कितने रुपए पे कब क्या होने वाला है, तो BSE से लिया जाता है, तो वो डेटा फीड का काम होता है। फिर इंडेक्स सर्विसेज होती है, जिसके अंदर मान लीजिए अभी जो अपना देख रहे हैं ना सेंसेक्स है और निफ्टी है, ये इंडेक्स सर्विसेज है, तो इसके अंदर वो BSE अलग अलग तरह के इंडेक्स बनाती है और उसके अंदर सर्विसेज देती है। फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज और ट्रेनिंग सर्विसेज, मतलब ये BSE का एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप है ना स्टॉक मार्केट रिलेटेड की क्लासेस ले सकते हैं। फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग और बॉन्ड प्लेटफॉर्म है, ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, IPO बुक बिल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, और एक BSE SME प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें पे बिजनेस होता है। अच्छा, इक्विटी कैश की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे जो इंपॉर्टेंट है, एवरेज डेली टर्नओवर जो है 41,000 मिलियन है FY 2021 के लिए, जो पिछली बार से बढ़ा है। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें अगर हम देखें, जो BSE यहाँ पे कमाता है वो पिछली बार से बढ़ा है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आप देखोगे नॉर्मल रेट अलग होता है, स्पेशल रेट अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर अगर आप देखोगे 5 क्वार्टर की परफॉर्मेंस बताई है, तो एवरेज डेली टर्नओवर यहाँ पे ये रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर है, और 6 मंथ का अगर आप देखोगे यहाँ पे टर्नओवर ये ऐसा रहा है। तो अभी आप इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं वो भी यहाँ पे बढ़े हैं, बट यहाँ पे जो स्टेबल ग्रोथ है पिछले क्वार्टर से, ठीक है। और अगर आप देखोगे ना एवरेज डेली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, तो वो यहाँ पे ओवरऑल भी यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ रही है। और ये वाला जो सेगमेंट है ना डेरिवेटिव सेगमेंट, ये NSE से बहुत पीछे है, ठीक है ना। NSE बहुत बड़ा यहाँ पे डेरिवेटिव सेगमेंट का बादशाह है, बादशाह, और इसका जो मार्केट शेयर है ना डेरिवेटिव के अंदर बहुत कम है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जो करेंसी डेरिवेटिव है ना उसमें तो बैंड बच गई है, इनकी यहाँ पे परफॉर्मेंस खराब रही थी। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे जो डेली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी यहाँ पे कम हुए, और ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आप देखोगे जो इनकी इनकम है वो भी यहाँ पे कम रही है। अगर यहाँ पे कंपनी ने रीज़न दिया है, देखो एक तो बैंक टाइमिंग्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के कारण, और फिर है ना कुछ यहाँ पे नेशनलाइज बैंक का यहाँ पे मर्जर हो गया था, और थर्ड पार्टी ट्रेडिंग इशू इंटरऑपरेबिलिटी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी जो कंपनी ने दिया है रीज़न। अभी थर्ड पार्टी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर इशू इंटरऑपरेबिलिटी का दिया है, बेसिकली है ना दूसरे जो वो होते हैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर उनके साथ इंटरऑपरेबिलिटी का इशू आ गया था, मतलब है ना वो अपने डेटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी शानदार रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रहा है बुलियन जो होता है ना अपना बेसिकली गोल्ड वगैरह जो होता है, उसके अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी है। एग्री, एनर्जी और बेस मेटल के अंदर बहुत ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, तो जो कि ये है। अच्छा, अगर आप देखोगे सेकंड लार्जेस्ट ये बन गया है NSE की, अगर अपन बात करें MCX के बाद जो इसकी बात करें सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी है। स्टील फ्यूचर्स वगैरह, कॉपर फ्यूचर्स वगैरह ट्राई किए थे फिर इन लोग ने, और फिर है ना यहाँ पे इन लोग ने ऑप्शंस इन गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी किए थे, और वहीं पे ऑलमंड फ्यूचर वगैरह भी चालू किया था, और ये सारी चीज़ें इनने नए नए यहाँ पे प्लान किए थे। और एग्रीकल्चर मार्केट के यहाँ पे लॉन्च किया है कंपनी ने, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है ना स्पॉट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। ये एक सबसे शानदार चीज़ है BSE स्टार म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये एक बेसिकली है ना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकते हो। तो एक तरीके का ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है BSE स्टार MF, और जिसकी परफॉर्मेंस है ना बहुत शानदार रही है। अगर आप देखोगे तो इसने इंडस्ट्री को भी बीट किया है। अगर इंडस्ट्री में यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे BSE स्टार MF के अंदर इनफ्लोज हो रहा था। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये इनकी बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये इनकी जो सब्सिडरी है ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। और ये इसमें है ना बहुत सारे तरह तरह के इनके फीचर्स है जो इसको यहाँ पे है ना सबसे अलग बनाती है। और आने वाले टाइम में अगर इसकी लिस्टिंग होती है, ये वन ऑफ द ऐसी फ्लैगशिप कंपनी है, तो ये बहुत ज़्यादा वो होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे वैल्यू ड्राइवर्स क्या क्या करता है ये काम, तो पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग वगैरह, ब्रोकरेज कैलकुलेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और फिर वहीं पे कस्टमर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करता है, KYC वगैरह होता है, इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइलिंग वगैरह होता है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये प्रीमियम प्लेटफॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजरी के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वहीं पर अगर आप देखोगे
अगर आप देखोगे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स रजिस्टर्ड कितने 41 है, और वहीं पे अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स कितने 50 मिलियन है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जिन्होंने ट्रांजैक्ट किया है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 69,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और नंबर ऑफ स्कीम्स है अगर आप देखोगे अवेलेबल तो यहाँ पे 10,000 करीब स्कीम्स है। और वहीं पे अगर नंबर ऑफ सिटीज़ और टाउन्स की बात करें लगभग 6,699 टाउन्स में इन लोग की यहाँ पे कवरेज रही है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी ऐसी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी का यहाँ पे जो स्टार एमएफ का ये जो है ऑर्डर बुक वगैरह है, एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम रही है। देखो अगर आप देखोगे तो ये जो इन्फ्लोज रहा है, ये इसमें कंपनी ने बताया कि यहाँ पे बीएससी ने यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन दिया है इन्फ्लोज को, अगर मैंने जैसे बताया था ना कि यहाँ पे इन लोग ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है नेट इक्विटी इन्फ्लो का दिया है, वहीं पे अगर आप देखोगे इंडस्ट्री ने आउटफ्लो देखा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और उसी कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये जो है कंपनी के 63% से ऑर्डर ग्रो किए हैं। फिर अगर आप देखोगे सर्विसेज टू कॉर्पोरेट में लिस्टिंग फीस वगैरह जो अपन लिस्टिंग करवाते हैं ना, तो बीएससी की लिस्टिंग फीस लगती है, तो वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लिस्टिंग फीस है, और एनुअल लिस्टिंग फीस होती है, और लिस्टिंग प्रोसेसिंग और अदर फीस होती है। फिर एक बुक बिल्डिंग वगैरह की फीस होती है, जिसके अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है, बट ये जो वाली लिस्टिंग फीस है इसके अंदर बहुत ही स्टेबल ग्रोथ देखी गई है। और फिर ये कंपनी का आईएससी इंडियन एक्सचेंज जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ये क्या कर रखा है, ये देखो ये है ना, बाहर के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना आईएफएससी के अंदर, जो कि अपना गुजरात के अंदर आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वहाँ पे है ना इन लोग ने एक इंडिया आईएनएक्स करके एक सेंटर बनाया, जहाँ पे 131 स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, कुछ कॉमोडिटीज़, कुछ करेंसी और कुछ डेरिवेटिव्स की यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, और ये लोग कौन कर सकते हैं, ये बाहर के लोग कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूरोप और ये बाकी सभी से यहाँ पे इनके लिस्टिंग चलती है। इसके अंदर यहाँ पे बीएससी का सबसे ज़्यादा स्टेक है, और फिर एक है इनका जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि किसे किसे स्टेक है। आईएफएससी का जो यहाँ पे मार्केट शेयर है ना, वो सबसे ज़्यादा है। बॉन्ड्स तो 99% यहाँ पे बीएससी पे लिस्ट होते हैं, जो इंडिया आईएनएक्स पे। डेरिवेटिव में 85% मार्केट शेयर है, और एमटीएन जो प्रोग्राम है इनका 100% इनका है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लिस्टिंग बिजनेस की परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पे पिछली बार से थोड़ी यहाँ पे ख़राब रही है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये इनके रुपी डेरिवेटिव की यहाँ पे टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर आप देखते हो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और जो कि शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर आप देखोगे हाईएस्ट वॉल्यूम है, और ये एकदम ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है ना, इंडियन जो आईएनएक्स प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है। अभी इसमें केवल 131 ही स्टॉक है, और यहाँ पे आने वाले टाइम में और थोड़े बहुत स्टॉक्स यहाँ पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, और कंपनी नए नए यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स लाती रहती है, उसके कारण परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। फिर है ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो इबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग है वो यहाँ पे काम करता है। और अगर आप देखोगे कंपनी ने तरह तरह के यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खोले हैं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस होता है, ये एक सिंपल सा बिजनेस है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस रही है Q4 को अगर आप पिछली बार से Q4 से कंपेयर करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे पिछले साल से भी कंपेयर करो तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। अच्छा, पॉलिसीज़ कलेक्टेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अच्छा, Q2 के अंदर यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा क्यों रही थी, क्योंकि पिछली बार Q2 में है ना पैंडेमिक आया था, तो उस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बिका था। तो वही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ये भी बताया, मैंने जैसे बोला ना कि कोरोना कवच यहाँ पे जो कंपनी ने लॉन्च किया था ना, तो वो यहाँ पे पॉलिसी सबसे ज़्यादा बिकी थी Q2 के अंदर, और जिसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ हुई थी। अच्छा, अगर आप देखोगे इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9th हाईएस्ट है अगर आप देखते हैं तो ग्लोबल रैंकिंग्स में अगर आप देखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक बुक ट्रेड्स के अंदर 10th लार्जेस्ट है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज यहाँ पे है 5,647 ट्रेड्स कंपनीज लिस्टेड है। करेंसी वॉल्यूम ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट, अगर आप देखोगे करेंसी ऑप्शंस ट्रेडेड वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे ये सेकंड लार्जेस्ट है, और करेंसी फ्यूचर्स के अंदर थर्ड लार्जेस्ट है। तो ये ग्लोबल इनकी रैंकिंग्स है। अच्छा, अब ये ना ब्लू ओशन बिजनेस, रेड ओशन बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी यहाँ पे स्टार एमएफ यहाँ पे है ना 76% अगर आप देखोगे तो इनके खुद के बिजनेस के अंदर लीडर है, और एसएमई में 61% है, बीएसई बॉन्ड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे 42% है, आईएनएक्स के अंदर 85% है। ठीक है, और ये वाला जो रेड ओशन बिजनेस है बेसिकली ये कंपनी का खुद का बिजनेस है। अगर आप देखोगे तो ये जो इनके एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, इसके अंदर जितना भी बाकी जो बचा कुचा शेयर है ना वो एनएससी का है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना कंपनी लिस्टिंग वगैरह में तो ठीक है, लिस्टिंग है ना बीएससी पे सबसे ज़्यादा होती है, बीएससी के कंप्लायंस थोड़े कम है, एनएससी पे बहुत कम कंपनियाँ लिस्ट होती है अगर आप छोटी छोटी कंपनियों को देखोगे। और वैसे भी एसएमई प्लेटफॉर्म है ना बीएससी पे ही है, तो एनएससी पे तो है नहीं। तो बाकी अगर आप देखोगे ना डेरिवेटिव जो है सबसे बड़ा जो काम होता है, और इक्विटी कैश, उसके अंदर अभी भी बीएससी का यहाँ पे वॉल्यूम कम है, और बाकी जो मार्केट शेयर है ना ये जो 7% के अलावा जो 93% है वो एनएससी का है, और इसलिए एनएससी बहुत बड़ी कंपनी है अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो बीएससी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
फिर अगर आप देखोगे आने वाले टाइम में जो अभी की ग्रोथ ड्राइवर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो बीएससी ने जो ओवर द पीरियड क्या क्या कंपनीज को लॉन्च किया था, तरह तरह के नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसे बीएससी बॉन्ड वगैरह लॉन्च किया था। फिर वहीं पे अगर आप गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी वगैरह की थी, और ये सारी स्टार एमएफ के अंदर जो ऐप वगैरह निकाली थी, ये सारी चीज़ें कंपनी ने की थी। अच्छा, आने वाले टाइम में की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कंपनी ने बताए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पे थोड़े बहुत बिजनेस मॉडल को अगर आप देखोगे ना, तो ये इनका प्राइमरी बिजनेस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर जिसमें ट्रेडिंग होती है, और फिर क्लियरिंग, सेटलमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 4 तो मेन बिजनेस है। फिर अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत जो अदर इनकम होती है इनके, यहाँ पे जो देखो डेटा फीड से जो पैसा आता है, फिर कॉर्पोरेट से जो पैसा आता है, जो कि यहाँ पे ना लिस्टिंग वगैरह से आता है, सिक्योरिटी सर्विसेज जो होती है यहाँ पे, जो बीएससी के यहाँ पे मेंबर से ली जाती है, और वहीं पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से जो थोड़ी बहुत फीस आती है, इंटरेस्ट वगैरह, ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं जो आप डेली ट्रेडिंग में देते हो। अदर इनकम क्या होती है यहाँ पे, रेंट और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आती है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बीएससी के खुद के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उससे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट यील्ड वगैरह डेवलप होती है। तो ये ओवरऑल है ना ऐसा बिजनेस मॉडल है। कंसोलिडेटेड अगर आप देखते हो इसको, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो कि किस किस से सबसे ज़्यादा आता है। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन चार्जेस से सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें तो ये जो सर्विसेज टू कॉर्पोरेट है और वो बाकी जो बिजनेस है, ये सर्विसेज टू कॉर्पोरेट के अंदर जो अपना आता है कि वो लिस्टिंग फीस वगैरह जो आती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर आप इसको यहाँ पे EBITDA मार्जिन देखते हो इसका, तो यहाँ पे EBITDA मार्जिन जो रहा है वो पिछली बार से अगर आप इसको कंपेयर करते हो 38%, जो अभी अगर आप देखोगे तो पिछली बार और पिछले साल से ज़्यादा है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। EBITDA मार्जिन बहुत हाई होने ज़रूरी होते हैं। पैट मार्जिन की भी बात करोगे तो यहाँ पे पिछली बार से अगर आप देखते हो पैट मार्जिन को, तो यहाँ पे फ्लैट रहे हैं, और पिछले क्वार्टर में तो जब लॉस में थे तो यहाँ पे पैट मार्जिन भी नेगेटिव में था। अच्छा, FY21 के लिए अगर आप देखते हो तो मार्जिन कुछ ऐसे हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन के। तो ये सारी चीज़ें थी। और अगर आप देखोगे स्टैंड अलोन यहाँ पे जो अभी अगर आप देखोगे स्टैंड अलोन मार्केट शेयर वगैरह है, और स्टैंड अलोन का यहाँ पे PNL दिया हुआ है। अच्छा, फिर यहाँ पे अभी वापस कंपनी ने ना वही बताया, फिनेंशियल ओवरव्यू इसको ग्राफ में बताया, जो कुछ इंडिकेटर्स है। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड EPS जो है आप देख सकते हो वो 33 रुपीज़ का EPS है। तो इसको अगर आप यहाँ पे अगर अपन देखें, जो अपना P रेशो निकालना है, तो यहाँ पे आप P रेशो देखोगे ना तो 755 यहाँ पे अभी भाव चल रहा है। इसको यहाँ पे अगर आप 33 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 22.87 का यहाँ पे P आता है। तो P वगैरह आप इसको किससे कंपेयर करो, क्योंकि इसका जो लिस्टेड पीयर है वो तो, इसका जो पीयर है वो तो लिस्टेड है नहीं, NSE है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे नेटवर्थ वगैरह तो प्राइस टू बुक रेशो आपको आ जाएगा, बट उसको भी आप यहाँ पे किससे कंपेयर करोगे मुझे वो भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कंपनी की नेटवर्थ है जो एसेट्स का वो है। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी ने 21 रुपये का इस बार डिविडेंड दिया था, और ये सारी चीज़ें हेल्दी डिविडेंड, और यहाँ पे बायबैक की जो पे आउट होता है वो हेल्दी होता है। अच्छा, की शेयर होल्डर्स हैं इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है LIC है, अगर अपन देखें इसके अलावा भी। और फिर वहीं पर अगर आप देखोगे जो यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर्स वगैरह है, जिसमें सिद्धार्था है, और फिर यहाँ पे जीरोदा है, और ये अक्षय वसंत है, जुपिटर इंडिया फंड है, और ये सारी चीज़ें, मॉर्गन स्टैनले भी इसमें शेयर होल्डर है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ट्रेडिंग वगैरह रही है ये थोड़ी रेंज बाउंड रही है, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले हमें जानना है कि आने वाला ग्रोथ आउटलुक क्या है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंपनी ने बताया कि ग्रोथ आउटलुक क्या क्या है, देखो इंटरऑपरेबिलिटी के कारण यहाँ पे तो है ना बीएससी को पुश मिलेगा, क्योंकि बीएससी पे जो ट्रेड होंगे ना वो फिर एनएससी पे भी हो सकते हैं, और एनएससी की ट्रेड बीएससी पे भी किए जा सकते हैं। ये बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी होती है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे ये कंपनी ने थोड़े बहुत अपने वीकली ऑप्शन वगैरह चालू किए थे, जैसे बैंक निफ्टी वगैरह होता है ना, तो वैसे बीएससी के भी जो बैंक इंडेक्स है उसका यहाँ पे वो यहाँ पे किया था, बट उसके अंदर कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस रही नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनी बोल रही कि वही सारी कॉस्ट सेविंग्स वगैरह करेगी और स्टार को MF को बढ़ाएगी। ई प्लेटफॉर्म सर्विसेज में क्या करेगी, बेसिकली यहाँ पे जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म जो अभी लॉन्च किया है वो यहाँ पे आगे इसको और बढ़ाया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे जो की कोड ड्राइवर्स है ना उसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल IFSC है ना इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, और जो कि मेरे को भी लगता है कि वहाँ पे काम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इनकी मार्केट लीडरशिप ऑलरेडी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो की कोड ड्राइवर में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बताया। पावर एक्सचेंज वगैरह कंपनी ने लॉन्च किए हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने कहना प्रंजुरा सॉल्यूशंस लिमिटेड को डाला है, जो कि PTC और ICICI बैंक के साथ यहाँ पे बनाया गया है। और वहीं पे अगर आप ये देखोगे कमोडिटी डेरिवेटिव्स है और BSE का बॉन्ड प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अगर आपको सबसे पहले ये जानना है कि BSE के अंदर कंपनीज कितनी कितनी हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं। BSE की ये सारी टोटल कंपनीज है, ठीक है ना। तो BSE लिमिटेड खुद है, फिर यहाँ पे BSE टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है, और फिर वहीं पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, और ये जो IFSC वाली कंपनी है BSE इन्वेस्टमेंट्स है, जो यहाँ पे BSE है ना थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करती रहती है। फिर यहाँ पे CSR है, और फिर एक ये है IFSC की एक और कंपनी है,
तो ये सारे काम होती है। फिर CDSL इनकी एसोसिएट है और एशिया इंडिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ये इंडेक्स सर्विसेज वाली कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब इसमें क्या करना चाहिए। देखो, अभी तक हम लोग ने सारी चीज़ें जान ली है ना। अभी अगर आप मुझसे पूछते हो कि यहाँ पे क्या राय रहेगी, तो अभी जो कंपनी का है ना 755 रुपये का भाव चल रहा है, शॉर्ट टर्म वाले लोग तो एक बार निकल जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना ब्रेकआउट इसने दिया था। और वो अभी जो आया है, एक तो इतने टाइम से यहाँ पे चल रहा था ना, वो सब खत्म हो गया है। बियरिश जोन जो चल रहा था, अभी एक अच्छी खासी रैली आई है, बट रिजल्ट्स म्यूटेड रहे हैं। ठीक है, 755 में जो अभी भाव है ना, उस पर आपको निकल जाना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो मेरे टारगेट रहेंगे वो आप मान के चलो यहाँ पे 20% ज़्यादा के मान लो, तो जो यहाँ पे 1 साल का टारगेट रह सकता है। बट आने वाले टाइम में वापस थोड़ी बहुत यही रेंज बाउंड ट्रेड रहेगी। और ओवरऑल यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स अभी Q1 के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पे ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो वो सारा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। तो मीडियम टर्म का टारगेट 850 का रहेगा, और वहीं पे जो पूरे साल का टारगेट है वो मेरा 1000 रुपये का टारगेट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, एक अच्छा खासा स्टॉक है जो आपको एक अच्छे खासे रिटर्न दे देगा, एक डिसेंट रिटर्न देगा। इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और CDSL का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप CDSL वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। CDSL वर्सेज NSDL का एनालिसिस क्या था। यहाँ पर हम लोग इसको NSE से कंपेयर नहीं कर सकते, 2 रीज़न है। एक तो NSE बहुत बड़ा है, पहली बात तो ये, और दूसरे NSE के फिनेंशियल्स लास्ट जो अपडेट हुए थे वो 6 महीने पुराने हैं। तो हम लोग के पास अभी दिसंबर और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। तो अभी उसको भी जब आएंगे तो हम लोग उसके साथ भी एक कंपैरिजन डाल देंगे कि BSE NSE के यहाँ पे कैसे हैं फिनेंशियल्स। बट मुझे पता है वो बहुत बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू BSE। तो ये सारी चीज़ें थी, ओवरऑल ये मेरा राय है। ठीक है, बाकी शेयर होल्डिंग में आप ज़्यादा कुछ देखेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ शेयर होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस है। अच्छा, किसी को प्राइस टू बुक रेशो अगर जानना था ना तो 1.35 है। ठीक है ना, बुक वैल्यू इसकी बहुत कम है, तो मतलब वैल्यूएशंस के टर्म में बहुत ज़्यादा है। अब अच्छा, प्राइस टू बुक रेशो का मतलब क्या होता है और बुक वैल्यू वगैरह का क्या मतलब होता है। देखो, असेट्स की वर्थ है ना 557 है, ठीक है, और एक्चुअल जो शेयर प्राइस है ना 752 है। ठीक है, मतलब BSE की जितनी एसेट्स है ना उसकी वर्थ 557 रुपये है, और भाव जो चल रहा है 752। ये बहुत ही कम पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है ना, जनरली प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पे ना 10-10 के भी देखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न एज सच कुछ अवेलेबल नहीं है, बाकी अपन ने बात कर ली थी, ये सारी चीज़ें थी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के डीप इनसाइट्स और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। आज हम लोग ने BSE के बारे में सब कुछ जान लिया है, और ये था हमारा एनालिसिस। और अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा BSE के शेयर होल्डर्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।